नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने लेकर दिन भर की तमाम अपडेटेड न्यूज को, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जिसमें से आज का जो हमारा करंट इशू है वो है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मिली मान्यता। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, जो मानती है कि हम कभी भी भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने नहीं देंगे, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध कभी भविष्य में होने नहीं देंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। अब बात आती है 1945 में, क्यों हुई थी? तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मात्र 20 सालों का ही अंतर था। फिर दुनिया के देशों को लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मात्र 20 सालों का अंतर है, यानी कि भविष्य में भी ऐसा हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो। और दुनिया नहीं चाहती थी कि तृतीय विश्व युद्ध हो, क्योंकि दुनिया को पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे गए, और इससे पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी थी। और तृतीय विश्व युद्ध होता तो क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाती। इसलिए दुनिया को लगा कि हम लोग एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था होगी और दुनिया पर अपना अधिकार बनाए रखेगी। तो उसी उद्देश्य से 1945 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन। और उद्देश्य क्या था कि हम कभी भी भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध होने नहीं देंगे। अब बात आती है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा संस्था है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, और दुनिया पर काबू पाना है तो बड़े बड़े देश होने चाहिए। तो ये डिसाइड किया गया कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर की सीट होगी और 10 नॉन परमानेंट मेंबर की सीट होगी। अब परमानेंट मेंबर यानी कि वो हमेशा अस्थायी सदस्य होंगे, कभी हटाए नहीं जा सकते। और नॉन परमानेंट मेंबर का होता है कि उसका कार्यकाल मात्र 2 सालों का होगा। जैसे कि इंडिया अभी 2 सालों के लिए अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया की जो कार्यकाल है वो खत्म होने जा रहा है। जब नया अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल इंडिया यूनाइटेड नेशन की नॉन परमानेंट मेंबर की सदस्यता लेकर बैठा है, ठीक है। और परमानेंट मेंबर जो कि अस्थायी रहेंगे, कभी भी हटाए नहीं जा सकते, और उन्हीं के पास होता है वीटो पावर। तो किनके पास रहेगा वीटो पावर? ये दुनिया को डिसाइड करना था। तो दुनिया के देशों ने डिसाइड किया कि सबसे बड़ी संस्था है, तो जो विजित राष्ट्र थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनको परमानेंट मेंबर की अध्यक्षता दे दिया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी संस्था थी। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्र थे उनको ही परमानेंट मेंबर की सीट दे दी जाए। कौन कौन से वो राष्ट्र थे? तो पहला तो आपका हो गया यूएसए, दूसरा हो गया यूके, तीसरा हो गया फ्रांस, चौथा हो गया रसिया, और 5वां हो गया चाइना। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, चाइना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा नहीं था, फिर चाइना को अध्यक्षता कैसे मिल गई परमानेंट मेंबर की? तो दरअसल बात ऐसी थी कि ये जो अध्यक्षता वाली बात थी ये भारत के पास आई थी, यानी कि इसकी दावेदारी भारत के पास आई थी। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कारण क्या था कि भारत उस समय आजाद हुआ था, यानी कि भारत के पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं थे, तो संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता लेने के लिए कुछ पैसे देने होते थे। तो भारत के पास पैसे नहीं थे। भारत को लगा कि हम इससे जो हमारे पास बचे खुचे पैसे हैं वो भारत की हम भूख भर लेंगे, यानी कि पेट भर लेंगे, ये भारत को लगा। लेकिन भारत को ऐसा करना नहीं चाहिए था, परमानेंट मेंबर की सीट ले लेनी चाहिए थी। खैर उनकी भी अलग मजबूरियां थी, उस समय समझना था हमें भी उसके लिए, तो हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कोस नहीं सकते। तो ये जो दावेदारी भारत के पास आई थी, भारत ने इनकार किया तो चाइना ने ले लिया। अब चाइना बन गया परमानेंट मेंबर। तो ये परमानेंट मेंबर की सीट किनके पास है? इन 5 देशों के पास, और इन्हीं को कहा जाता है P5 के देश। और इन्हीं के पास क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर की शक्ति किनके पास है? इन्हीं 5 देशों के पास है। वीटो का मतलब होता है किसी प्रस्ताव को खारिज कर देना। ये तो आपको भी पता है, भारत के प्रेसिडेंट के पास भी वीटो पावर है। 3 प्रकार के वीटो पावर है। तो वीटो का मतलब होता है प्रस्ताव को खारिज करना। इसका मतलब ये कि दुनिया में अगर किसी देश के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने होंगे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया भारत की नहीं, दुनिया यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानता है, दुनिया यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानता, तो कभी यूनाइटेड
नेशन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है तो ये जो चाइना है ये इनकार कर देता है, यानी कि चाइना वीटो कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कभी भी प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं, यानी कि अगर किसी एक देश ने भी वीटो किया तो वो प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाएगा। ये होती है वीटो पावर, और ये वीटो पावर इन्हीं 5 देशों के पास होती है। वीटो पावर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, ये जो यूनाइटेड नेशन है इसकी भी लैंग्वेज होगी, कि यूनाइटेड नेशन में जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, जो मैसेज भेजे जाएंगे, वो किस लैंग्वेज में भेजे जाएंगे, ये भी पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद टॉपिक पे चलता हूँ। तो इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है ये अधिकतर यूज किया जाता है इंग्लिश और फ्रेंच को। इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज मुख्य तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की, यानी कि 6 ऑफिशियल आधिकारिक भाषा है यूनाइटेड नेशन के। और वो जो भाषाएं हैं ये इन्हीं देशों के हैं। यूएसए और यूके में इंग्लिश बोला जाता है, तो पहला इंग्लिश हो गया। पहला क्या हो गया? इंग्लिश। फ्रांस में क्या बोला जाता है? फ्रेंच। रसिया में रसियन। चाइना में चाइनीज। और चाइनीज में भी अलग तरह के भाषा बोले जाते हैं, तो उसमें से मैंडरीन है। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं हैं। अब 2 और भाषाएं कौन कौन सी है? तो 2 जो और भाषाएं हैं वो है अरेबिक और दूसरा है स्पेनिश। कौन कौन सी भाषा है? अरेबिक और स्पेनिश। और ये जो 4 इधर यानी कि परमानेंट मेंबर की जो भाषाएं हैं, और 2 ये जो नॉन परमानेंट मेंबर की भाषाएं, यानी कि जो अधिकतर बोली जाती है दुनिया में भाषाएं, उनको उठाया गया। और ये जो 6 भाषाएं हैं ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अब भारत है इसी प्रयास में लगा था कि भारत की एक भाषा को क्या यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, यानी कि हिंदी को कहाँ जाना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहिए। भारत ने शुरू से प्रयास कर रखा था कि यूनाइटेड नेशन में कभी हिंदी में भी डॉक्यूमेंट छपने चाहिए। इसके लिए 2018 में एक कैंपेन भी भारत ने चला रखा था, हिंदी @UN, यानी कि हिंदी @UN। @ को हम लोग @ भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हिंदी @UN नाम से एक कैंपेन भी चला रखा था 2018 के अंदर, और फाइनली वो मिल गया। ये अचानक नहीं मिली है, ये समझिए कि 10 जून को फ्राइडे को यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था मल्टीलैंग्वेलिज्म के लिए। मल्टीलैंग्वेलिज्म पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और ये प्रस्ताव जो है ये भारत की ओर से रखा गया था। भारत और कुछ 80 देशों के द्वारा ये रखा गया था। मल्टीलैंग्वेलिज्म का मतलब होता है बहुभाषावाद। बहुभाषावाद मतलब कि बहुत सारे भाषाओं का सम्मेलन। अब इसको बढ़ावा देने की बात की गई 10 जून को यूनाइटेड नेशन में। तो भारत भी इसके पक्ष में था और 80 अन्य देश भी, भारत समेत 80 अन्य देश भी इसके पक्ष में था कि मल्टीलैंग्वेलिज्म पर बढ़ावा दिया जाए। यानी कि भारत को पता था कि अभी हिंदी को यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा नहीं बनाया जाएगा, यानी कि 7वां ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जाएगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हिंदी में भी छपने चाहिए। तो मल्टीलैंग्वेलिज्म पर बात की गई, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, और इसमें जिक्र किया गया हिंदी का। हिंदी के साथ साथ बांग्ला और उर्दू का भी जिक्र किया गया। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र की मैसेजेस आएंगी वो किसमें आएंगी? हिंदी में भी आएंगे, यानी कि ट्रांसलेटेड फॉर्म। मुख्य तौर पे तो ये फ्रेंच और इंग्लिश में छपते हैं, लेकिन ये ट्रांसलेटेड फॉर्म में मात्र 6 लैंग्वेज में ही आते थे। छपते किसमें थे? इंग्लिश और फ्रेंच में, यानी कि ये मुख्य लैंग्वेज है, लेकिन ये 6 लैंग्वेज में बट जाती थी, यानी कि 6 लैंग्वेज में दुनिया के सामने आती थी। लेकिन जब मल्टीलैंग्वेलिज्म को बढ़ावा दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जब यूनाइटेड नेशन की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आएंगी, फाइलें आएंगी, वो हिंदी में भी आएंगी और साथ में बांग्ला और उर्दू में भी आएंगी। तो एक तरह से समझिए कि ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत हो चुकी है कि हिंदी को यूनाइटेड नेशन में मान्यता मिल चुकी है। ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे नहीं मिली है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज
के तौर पर अपनाया गया है यूएन में? जी नहीं, यूएन में मात्र 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहले थे और अभी भी है। लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि यूएन में जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब मान्यता मिल गई है और भारत एक ऐसा उन्नत देश है जिसने तुरंत मतलब कम समय में अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि हिंदी को आगे चलकर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज चयन कर दिया जाए। तो अब इसका फायदा क्या क्या होगा कि एज अ बाद में हो सकता है कि कभी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को अपनाया जा सकता है, ये फायदे होंगे। दूसरा क्या होगा कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आएंगी, फाइल आएंगी, मैसेजेस आएंगी, वो हिंदी में भी छपकर आएंगे। और साथ में बांग्ला और उर्दू को भी इस बार मान्यता मिल चुकी है। तो पहला क्या, डॉक्यूमेंट्स क्या छप के आएंगी हिंदी में। दूसरा, आगे चलकर हो सकता है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपनाया जाएगा। और तीसरी जो बात है कि भारत की परमानेंट मेंबर की सीट के लिए कुछ आसान हो जाएंगे। यानी कि भारत कुछ समय से चाह रहा है, कुछ समय से क्या पिछले 2 दशकों से चाह रहा है कि भारत को परमानेंट मेंबर की सीट दे दी जाए। यानी कि हटाया तो किसी को नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 6ठा परमानेंट मेंबर की सीट भारत को दे दिया जाए। ये भारत शुरू से चाह रहा है। तो अगर भारत की इतनी बड़ी जीत हुई है तो हो सकता है कि आगे चलकर भारत को क्या परमानेंट मेंबर की सीट दे दी जाए। ये 3 जो फायदे हैं ये भारत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि आगे चलकर हो सकता है भारत को परमानेंट मेंबर की सीट मिल जाए तो क्या भारत के लिए सबसे बड़ी जीत वही कहलाएगी। भारत के लिए जो सबसे बड़ी जीत है वो परमानेंट मेंबर की सीट ही कहलाएगी। यानी कि भारत P6 का एक मेंबर हो जाएगा, P5 बाद में P6 बन जाएगा और भारत के पास भी वीटो पावर रहेगा। तो ये मैंने बता दिया कि मल्टीलैंग्वेजलिज्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ बातें बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मान्यता मिली एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बल्कि नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं कह सकते, मतलब हाँ कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर नहीं मिली है। और मल्टीलैंग्वेजलिज्म का मतलब ये हुआ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगी ये 6 भाषाएं में तो आएंगी, बल्कि कुछ और भाषाएं जो कि नन क्या मतलब समझिए कि नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनमें भी छपकर आएंगी। तो मैं एक सवाल आपसे करता हूं, मतलब एक सवाल का जवाब मैं देता हूं, एक सवाल का जवाब आप देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का ऐसा कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में, भारत के ऐसे कौन से पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। इस क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं। वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। ऐसा नहीं था कि उनको इंग्लिश नहीं आता था, वो तो फराटेदार इंग्लिश जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी को मान्यता मतलब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में क्या हिंदी में भाषण दिया। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, कौन सी भाषा है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और एक क्वेश्चन और, यूनाइटेड नेशन का पुराना नाम क्या था? यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बनाया गया था यूनाइटेड नेशन, वो उसका पुराना नाम क्या था? ठीक है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।